Hello and welcome again. My name is Ashwin Choklekar and I am from Resonance PCCP Division. So हम जैसा कि NCERT टेक्स्ट बुक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, आपने पहले 3 पार्ट्स में देखा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमने कवर करा है. लास्ट पार्ट के ही फ्रेंच रेवोल्यूशन को आज हम टॉपिक्स को लेंगे और समझेंगे. ओके, सो यहाँ पे हमारी हेडिंग है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन. सो यस, डेफिनेटली वुमेन वर पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन. एज यू कैन सी इन दिस गिवन पिक्चर ऑल्सो हाउ द किंग वेंट अप टू वर्सेल्स एंड later on got the king back to Paris. Okay, so again women जो nobles या जो second estate में women belong करती थी, they were educated and इनको ज़्यादा एक्चुअली घर का काम वाम नहीं करना पड़ता था. बट जो थर्ड एस्टेट की वुमेन थी, दे यूज्ड टू वर्क फॉर द होम एज वेल एज दे यूज्ड टू वर्क आउटसाइड. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आइडेंटिफाई करेंगे. देन उसके बाद जब पहली बार रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई पावर में, तो उन्होंने वुमेन के लिए काफ़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस करे. एंड जब जैकोबिन्स आए पावर में, तो उन्होंने वापस से कुछ राइट्स छीन लिए वुमेन के. सो दिस थिंग विल बी लुकिंग एट. So from the very beginning, women were active participants in the event which brought about. One second. Okay, so which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. Most women of the third estate had to work for a living. They worked as seamstresses or laundresses, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. Most women did not have access to education or job training. Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their families used to marry them off, arrange a marriage for them. Working women also had to care for the household families, that is cook, fetch water, queue for bread and look after the children. Their wages, as we will see, were lower than that of the men. Now, in order to discuss and voice their opinions, they also formed a lot of clubs. Okay, the most important was the Society of Revolutionary and Republican Women, was the most famous of these clubs. One of their main demand was the right to suffrage, that is right to vote. इस पे आ जाते हैं हम डायरेक्ट. वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन, जैसा कि उसमें डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में दिया था. वुमेन वर आल्सो डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसने उनको पैसिव सिटीजन्स में रिड्यूस कर दिया था. एज वी हैड सीन कि कैसे 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को एक्टिव एंड पैसिव के ग्रुप्स में डिवाइड करा था, राइट. सो women were considered as passive citizens. They demanded the right to vote के लिए demand, to be elected to the assembly के लिए elections हो. Again assemblies के लिए हमने देखा था कि कुछ electors होते हैं, right. Then 50,000 electors then elected the national assembly, and to hold political office also, ये भी उनकी डिमांड थी. Only then they felt would their interest be represented in the new government. जो नई गवर्नमेंट है उनमें उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से मिलेगा. अब अर्ली ईयर्स जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स बने. स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, तो ये एक अच्छा पॉइंट हुआ. देयर फादर्स नाउ कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल. तो अब जबरदस्ती उनकी शादी नहीं करी जा सकती, ठीक है. मैरिज वॉज मेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एंटर्ड इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ. तो मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया. इवन डिवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ बाय मेन एंड वुमेन. अर्लियर से मेन कुड अप्लाई, नाउ वुमेन कुड ऑल्सो अप्लाई, बोथ वुमेन एंड मेन. वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, दे कुड ट्रेन फॉर जॉब्स, ओन स्मॉल बिजनेसेस और बिकम आर्टिस्ट एज वेल. तो ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के टाइम पे काफी कुछ चेंज आया वुमेन की लाइफ में. बट अगेन जब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट आई तो वापस से वो चीजें खत्म हो गई. दैट इज, आप देखोगे यहाँ पे वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड. ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर. तो सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, क्लब्स थे वुमेन रिलेटेड, वो बंद हो गए, वुमेन्स क्लब्स, एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज. मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम इवन एग्जीक्यूटेड और गुलेटाइंड भी कर दिया गया.
अब वुमेन वोटिंग राइट्स का जो मूवमेंट है वो काफ़ी लंबे समय तक चला एंड फाइनली 1946 में जाके वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले हैं फ्रांस में. So, movements for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th centuries. The example of political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. All right. Now यहाँ पे एक ओलंपिया डे गॉक्स का मेंशन है ना. शी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर, वुमेन revolutionary member, and she was part of that club. She protested against the constitution and also the declaration of rights and man. इसको क्यों man ही man and citizen ही कहा गया है, women and citizen क्यों नहीं है? तो उसने अपना एक फ्रेम करा, declaration of the rights of women and citizen, which she addressed to the queen as well. But later on she was guillotined and she was charged with treason and soon after she was executed. Then comes the next point of the abolition of slavery. Abolition of slavery, basically slave trade was a very prominent thing at that time because and there was a triangular slave trade वो जो develop हुआ था उसके बारे में हम देख लेते हैं. ये यूरोप से जो खाली शिप्स हैं वो आती थी सेल करके अफ्रीका के कोस्ट पे. अफ्रीका में यहाँ पे वो स्लेव्स को परचेज करते थे लोकल चीफ से एंड फिर उसके बाद उनको ले आते थे कैरिबियन या अमेरिका, हम रेफर कर रहे हैं अभी अमेरिका, जहाँ पे उनको यूज करा जाता था प्लांटेशंस में काम करने के लिए. एंड उसके बाद जो भी यहाँ से प्लांटेशन में जो क्रॉप्स होते थे, पैसा होता था, वो यूरोप जाता था. तो एक तरह से एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड डेवलप हो गया इन तीनों जगहों में. ठीक है, यूरोप से खाली शिप्स आती थी, अफ्रीका जाती थी, अमेरिका आती थी. अफ्रीका से अमेरिका ले जाया जाता था उनको स्लेव्स को भर के शिप्स में ऑलमोस्ट जानवरों की तरह, एंड अमेरिका से वो यूरोप सामान जो है वो जाता था. अब इसके अलावा तो जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सोचा कि क्या हमें जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो फ्रीडम है, ये कॉलोनीज में भी एक्सटेंड करना चाहिए, क्या स्लेव्स को भी देना चाहिए. बट इस पे ज़्यादा बातचीत इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में काफ़ी जो मेंबर्स थे वो बिजनेस मेंबर्स थे या बिजनेस क्लासेस को बिलोंग करते थे, जिनका ट्रेड डिपेंड करता था स्लेव ट्रेड पे. अगर स्लेव ट्रेड बंद हो जाता तो उनके लिए भी परेशानियां, दिक्कतें आती. तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा वो नहीं करा. बट लेटर ऑन जब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट आई तो जैकोबिन्स ने 1794 में, अभी हम देखेंगे, उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया. ठीक है, बट 1804 में वापस से नेपोलियन आया पावर में, तो नेपोलियन ने स्लेवरी को वापस से रीइंट्रोड्यूस कराया एंड फाइनली जाके आप देखोगे 1848 में स्लेवरी कंप्लीटली अबॉलिश हुई फ्रांस से. ठीक है, या बाकी जगहों से फ्रांस में, फ्रांस के अंडर में जो कॉलोनीज थी उनसे. ओके, सो one of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in French colonies. The colonies जो कैरिबियन में थी, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप and Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans वहाँ जाके काम करना नहीं चाहते. ठीक है, तो लेबर तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas. The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the port of Bordeaux और Nantes के जो पोर्ट है वहाँ से बेसिकली बॉर्डेक्स एंड नांटेस जो पोर्ट्स हैं वहाँ से सेल होके बेसिकली वो जाते थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वहाँ से स्लेव्स को ट्रेड करके अमेरिका जाते हैं और वापस से ऐसे वही अगेन स्लेव ट्रेड आपका बन गया. ओके, सो एंड फ्रॉम बोर्डेक्स और नांटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफटेन्स. ब्रांडेड करा जाता था उनको, शैकल करा जाता था. ठीक है, जंजीरों में रखा जाता था. द स्लेव्स आर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 month long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation owners. तो वहाँ पे plantation owners को बेच दिया जाता था. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demands in European markets for sugar, coffee and indigo. Port cities जो थी उस टाइम पे, Bordeaux and Nantes, owe their economic independence or prosperity to the flourishing slave trade. So throughout the 18th century, there was little criticism of slavery
बिकॉज अगेन जैसा कि पहले बताया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन फ्रांस बिकॉज नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स about the rights of man should be extended to all French subjects including those in colonies. But इसने कोई लॉ पास नहीं करे. क्यों? क्योंकि fearing opposition from the businessmen whose incomes depended on the slave trade. तो इसलिए बेसिकली डिस्कस करा गया इस आइडिया को, बट कभी कोई कॉन्क्रीट मेजर या स्टेप नहीं लिया गया. फर्दर इट वॉज फाइनली जब कन्वेंशन आया, दैट इज जैकोबिन्स की गवर्नमेंट आई 1794 में, लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशंस. तो फ्रेंच के टेरिटरीज में, ओवरसीज पोजीशंस में जो भी स्लेव्स हैं उनको फ्रीडम मिल जाए. दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर. तो दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट टर्म measure. 10 years later, when Napoleon came to power and he imposed his civil code, 1804, reintroduced slavery. Plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes. Why? Because in pursuit of their economic interest. Now, Negroes is a derogatory word which we do not use it anymore now. ये भी आप देखोगे यहाँ पे, है ना. Slavery was finally abolished in the French colonies in 1848. Okay. A term used for the indigenous people of Africa south of the Sahara. It is a derogatory term now, not in common use any longer. Emancipation is act of freeing. Now this brings us to the last part of the chapter, that is the revolution and everyday life. Ab revolution and everyday life is one of the most important aspect of French Revolution is the ideas of liberty, equality, ठीक है, the freedom of press, the freedom of speech and expression, जो आज हम बहुत कॉमनली समझते हैं कि ये एक नेचुरल या इनएलिएनेबल राइट्स हैं किसी भी सिटीजन के लिए या किसी भी पर्सन के लिए. तो ये आइडियाज पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे शायद, बट इनको कहीं ना कहीं इन प्रैक्टिस लाया गया. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द कॉर्नरस्टोन फ्रॉम वेयर दीज ऑल आइडियाज इमर्ज्ड इनटू और केम इनटू बीइंग. Sorry. Then can politics change the clothes people wear, the languages they speak, or the books they read? The years following 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and children. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. And one of the most important law was, soon after the storming of Bastille in the summer of 1789, was abolition of censorship. So now people could freely express their views, ideas. The old regime, all written material was, and cultural activities like books, plays, न्यूज़पेपर्स, सब जो पब्लिश होता था, दे हैड टू अंडरगो अ स्क्रूटनी. उसको मिनिस्टर्स चेक करते थे कि उसमें कहीं ना कहीं कोई डिरोगेटरी रिमार्क तो नहीं है, कहीं राजा का या फिर मिनिस्ट्री का या फिर किसी एस्टेट का मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है, मजाक तो नहीं बनाया जा रहा उस प्ले के थ्रू या उस बुक के थ्रू, या उसमें ऐसा कुछ कंटेंट तो नहीं है विच इज़ नॉट गुड इन द आइज ऑफ द किंग और द चर्च. So could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. Newspaper, pamphlets or books and printed pictures flooded the towns of France from where they travelled rapidly into the countryside, that is village. They all described and discussed the events and changes taking place in France. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज भी अब आ सकते हैं. सपोज करो मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पुट अप करा, अब किसी पर्सन को मेरा आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं, तो अपने अपोजिंग व्यूज को भी पब्लिश कर सकते हैं. तो दीज ऑल डिबेट्स, डिस्कशंस बहुत कॉमन प्रैक्टिस बन गया. इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस, ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू मीडियम ऑफ प्रिंट. तो हर साइड अपने दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करिए कि वो क्यों सही है, वो क्यों सही है, ठीक है. एंड इट्स ऑल हैपनिंग थ्रू द यूज ऑफ प्रिंट. Plays, songs, festive procession attracted large number of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty, that is freedom, or justice that political philosophers wrote about at length in their books, in texts which only a handful of educated people at that time could read or understand. तो ये पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस है. बेसिकली हाउ जो फैटनेस है वो रिड्यूस करके how they are made. This Marat addressing the
crowd, Napoleon. Okay, finally conclusion, that is 1804 में Napoleon crowned himself as the Emperor of France. He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his own family. Napoleon saw his role as modernizer of Europe and he wanted to conquer the whole of Europe. He introduced many laws such as protection of private property, introduced करा एक uniform system of weights or measurement provided by the decimal system introduced करा. So there were a lot of changes, positive changes in the administrative system or administration. Initially, many people saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people, but बाद में उनको realize हुआ कि नेपोलियन मतलब ये एक ऐसी बात है कि एक पिंजरे से निकल के वो लोग दूसरे पिंजरे में चले गए, या फिर हम इसको ऐसे समझे तो नेपोलियन उनको लग रहा था पहले लिबरेटर है, बट एक्चुअली नेपोलियन के अंडर में भी उन पे सेंसरशिप, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन, दैट इज रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी, ये सब उन पे इम्पोज हो गया. तो वो भी कहीं ना कहीं समझ गए कि उनका पॉलिटिकल फ्रीडम इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उनसे छीन लिया गया है. So, but soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. तो उसको invading force की तरह समझा गया. He was finally defeated at Waterloo in 1815, where combined powers of Britain, Russia, Austria and Prussia defeated Napoleon at Waterloo in 1815. Then many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws जो है to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. ये हम थोड़ा बहुत नेपोलियन के बारे में क्लास 10th में ही पढ़ते हैं, चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये आज भी इंस्पायर करते हैं लोगों को हर जगह, ठीक है. These spread from France to other parts, rest of Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonies people और colonized people जो है उन्होंने रिवर्क करा इसके आइडिया को और अपनी सोसाइटी के हिसाब से इन चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा, है ना. आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट लाइक इंडिया. For example, Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy were two examples of individuals who responded to the ideas of which were coming from revolutionary France at that time. Okay, this is a box में content है about how Raja Ram Mohan Roy was inspired by new ideas that was spreading through Europe at that time. है ना. July Revolution happened during 1830. Okay, so this is all for your chapter. And thank you so much for watching. We'll be doing the next chapter of history in the next class. Thank you.